करते हैं आज की क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कल, मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारी जो ये क्लास है, ये जो चैप्टर है, ये हमारा कल खत्म हो जाएगा और परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स का चैप्टर। तो पहले हम ऑप्टिक्स का चैप्टर फिनिश करेंगे, फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करेंगे, ठीक है। फिर आपके ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर अप हो जाएंगे, है ना। फिर आप ये मान के चलिए कि आपके चैप्टर ज्यादातर कवर अप हो जाएंगे। आप आराम से 20-22 क्वेश्चन के ऑलमोस्ट कर चुके होंगे, 3-4 क्वेश्चन और रह जाएंगे इसके बाद। चलिए ठीक है जी, चल धन्यवाद भैया। मैं इंद्र सिंह राजपूत। ठीक है, हेलो मोहित श्रृंखला, हेलो बेटा, हेलो हेलो शिवांगी, हेलो बेटा, नमस्ते। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सुधाकर, हेलो बेटा, हेलो नमस्ते। चलिए ठीक है ठीक है। मैं शिवांगी बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं शिवांगी? ठीक है। तो क्लास होगी आपकी मैराथन के बाद? मैराथन के बाद मेरी क्लास होगी, हाँ होगी यार। क्लास तो ये वाली क्लास तो होती रहेगी, मैराथन भी होगी और ये वाली क्लास भी होगी। क्लास तो होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग पढ़ रहे थे कल, जब हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था तो टॉपिक का नाम था आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी प्रक्रम में आपने मुझसे कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। पहली बात आपने मुझसे कही थी। दूसरी बात आपको याद हो, आपने कहा था जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है और पीवी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसके बाद आप लोगों ने मुझे कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस समतापी प्रक्रम जिसके अंदर डेल्टा टी का मान 0 है, तापमान में परिवर्तन 0 है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी 0 होगा, यानी आपके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी प्रोसेस में, कौन से प्रक्रम के अंतर्गत इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है, तो आप सीधे से मुंह उठा के बोल देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर समतापी प्रक्रम में डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी 0 होगा। इसके अलावा क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर स्लोप की वैल्यू, ढाल कितना होता है, नेगेटिव होता है, ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है, यानी परवलयाकार इसका क्या बनता है, ग्राफ बनता है। इतनी बातें आप कर चुके थे, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ कि क्या आइसोथर्मल प्रोसेस वास्तविकता में एग्जिस्ट भी करती है, क्या ऐसी बकवास है? आइसोथर्मल प्रोसेस समतापी प्रक्रम एग्जिस्ट भी करती है कि ऐसे ही हम पढ़े जा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ने में लगे हुए हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस नाम की कोई चीज होती है हमारी फिजिक्स में? और होती है तो मुझे एक आध एग्जांपल दे देना भाई, पढ़े लिखे बच्चे हो, अगर आप अंगूठा छाप नहीं हो तो जरा एक एग्जांपल दे देना आइसोथर्मल प्रोसेस का। समतापी प्रक्रम रोजाना जिंदगी में कहां होता है, जरा मुझे बताएं। चलो जी, हम बात करते हैं कि होती भी है कि नहीं होती है, कि फालतू की बकवास हम पढ़ रहे हैं। यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। हिंदी में पूरा ही लिखना पड़ता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जो आपने कल पढ़ा था। और आपको याद होगा, आपने मुझसे कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि डेल्टा क्यू का मान किसके बराबर होता है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस में क्या होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। क्या बात ठीक है? क्या बात ठीक है? चलो भैया जी ठीक है, आपकी बात मान ली कि डेल्टा क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू के बराबर है। जो हम लोग कल पढ़ रहे थे कार्नोट इंजन, और आपको याद हो कार्नोट इंजन के बारे में जब हम लिख रहे थे तो कल हमने दक्षता लिखा था, और मैंने आपसे कहा था कि आपके पेपर में 100% सवाल मान के चलो कि दक्षता यानी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आएगा। इस साल के एग्जामिनेशन में भी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन था, तो आप ये मान के चलो इस पे क्वेश्चन बन ही जाता है। तो इसी को अगर आपको याद हो, कल हमने क्या फॉर्मुला पढ़ा था, तो आपने एफिशिएंसी का फॉर्मुला पढ़ा था 1 माइनस T2/T1। अगर आपको परसेंटेज में लिखना हो दक्षता को, एफिशिएंसी को, तो आप इंटू 100% कर दीजिएगा। अगर परसेंटेज में नहीं लिखना है तो ऐसे रख दीजिएगा। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो ईटा का फॉर्मुला क्या होगा, ईटा का फॉर्मुला हमने ये लिखा था कल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको एफिशिएंसी कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। ये चीज हमने कल अटेम्प्ट की, मतलब कल हमने पढ़ी थी। इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता। हाँ जी, जय हिंद एसके यादव, क्या हाल चाल भाई? तुमने ठीक है ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो ईटा हुआ। एक क्वेश्चन लिखते हैं छोटा सा, और उसी क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं। सुनते चलिएगा मेरी बात को कि क्वेश्चन क्या है। अ कार्नोट इंजन, एक इजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन works between works between a Carnot engine works between 127 degrees centigrade and 327 degrees centigrade. A Carnot engine works between 127 degrees centigrade and 327 degrees centigrade. Find efficiency in percentage. Find efficiency in percentage. In percentage. In percentage. हिंदी में बात लेकर चलो तो एक कार्नोट इंजन, एक कार्नोट इंजन, एक कार्नोट इंजन 127 डिग्री सेंटीग्रेड और 127 डिग्री सेंटीग्रेड और 327 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्यरत है, बीच कार्यरत है, कार्यरत है। दक्षता प्रतिशत में बताइए, दक्षता प्रतिशत में बताइए, प्रतिशत में बताइए, दक्षता प्रतिशत में बताइए। तो दक्षता प्रतिशत में बताना है कि परसेंटेज में एफिशिएंसी कितनी होगी। हाँ, आज ऑप्टिक्स पढ़ाने वाले थे, हाँ ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन होगा, ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है फिर हम ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। सर ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया हूँ, वैसे ही नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है रोहित, मतलब एसके यादव कंप्लीट कर लिया हो, ऐसे आप ऑप्टिक्स का भी वैसे रिकॉर्डेड में भी काफी सारे सेक्शन देख सकते हो। मैंने ऑप्टिक्स का भी वन शॉट डाल रखा है ना, ऑप्टिक्स का भी मेरे ख्याल से वन शॉट पड़ा होगा, 12-13 घंटे के आसपास का होगा, तो आप ऑप्टिक्स का भी वन शॉट कर लो। वैसे मैंने ऑप्टिक्स का वन शॉट तो उस पर भी डाल रखा है, टेलीग्राम पे भी, सॉरी उस पर यूट्यूब पे भी डाल रखा है। तो ऑप्टिक्स का और थर्मोडायनेमिक्स का, इन दोनों के तो आप पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं मेरे टेलीग्राम, मेरे यूट्यूब चैनल पे। फाइंड एफिशिएंसी, तो अगर मैं पूछूं कि इसकी दक्षता प्रतिशत में क्या होगी, तो अगर सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं कितना होगा, तो आप बाकी आप अगर लाइव पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ पढ़ती रहना। तो हम दक्षता निकालना चाहते हैं तो फॉर्मुला क्या था, 1 माइनस T2/T1। मैंने कल भी आपसे कहा था कि आप ये पहचानना कि सोर्स ऑफ सिंक क्या है। मैंने कहा था T1 हमेशा ज्यादा वाला होता है, और ज्यादा वाला की बात लेकर चलो तो ज्यादा कौन सा है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। बोले सर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये सिर्फ टी है, टेम्परेचर अकेला होगा तो चेंज करना है, अगर डेल्टा टी होता, परिवर्तन होता, चेंज होता तो चेंज नहीं करते, लेकिन क्योंकि यहाँ सिर्फ टी है तो हमेशा चेंज करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन की बात लेकर चलूं कितना होगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर मैं इसको केल्विन में चेंज करूं तो 273 प्लस कर दूंगा, और 273 अगर इसमें प्लस कर दूंगा मेरे भाई तो कितना निकलेगा 600 केल्विन, यानी ये तो निकला 600 केल्विन। अगर मैं बात करूं T2 की तो T2 मतलब कम वाला ताप यानी सिंक वाला ताप, कम कितना है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 127 को मैं प्लस कर दूं 273 के साथ में है तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? तो ये निकल कर आएगी मेरे भाई 400 केल्विन। तो ये 400 केल्विन निकलेगा, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं 400 केल्विन निकलेगा, इसको इसमें पुट कर देते हैं तो ईटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस T2, T2 की वैल्यू कितनी है 400 अपॉन में है 600, इसकी वैल्यू की बात लेकर चलूं तो ये कितना निकलेगा? ये निकलेगा आपका ये, और इसकी बात लेकर चलूं तो अगर इसको लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 2 टू जाइए 3 हो जाएगा, 3 में 2 गया 1/3 हो जाएगा, 1/3 को 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 33.33%, यानी इसके परसेंटेज की बात लेकर चलूं तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी एस के यादव, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बस बचा है वो, ठीक है एस के यादव, सब कर लिया हूँ उस्ताद, आपसे ही पूछकर करा था, याद नहीं किया? हाँ जी बिल्कुल याद है भाई, तुम तो मुझसे पूछते रहते हो ये कर लिया है वो कर लिया, आप क्या करना है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात लेकर चलूँ तो ये, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम कार्नोट इंजन पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आप ये मान के चलना 100% आपके पेपर में आएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, लेवल को थोड़ा सा अप करके एक क्वेश्चन और आपसे चाहूंगा। आओ जरा क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है भैया? हाँ जी ठीक है, ठीक है चलिए, ठीक है क्वेश्चन लिखा जाए। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज, efficiency of Carnot engine is 50%. Efficiency of Carnot engine is 50%. सर सॉरी सर, why did you convert it to Kelvin? बेटा केल्विन ही ऐसा यूनिट है, हमेशा केल्विन में चेंज करना होता है ऑलवेज, लेकिन आप जब कभी डेल्टा टी लिखते हो जैसे एम एच डेल्टा टी तो वहां चेंज नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो डेल्टा टी होता है यानी जो चेंज होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में बराबर होता है। मैं डेल्टा टी करते वक्त, डेल्टा टी लिखते वक्त मैं चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन अगर अकेला टी लिखा होगा पूरी फिजिक्स में कहीं पर, पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी टी अकेला, अकेला टेम्परेचर लिखा होगा, चेंज नहीं, डेल्टा टी नहीं सिर्फ टी, तो चेंज करना होगा। यहाँ पर T2 अपॉन T1 था तो यहाँ पर डेल्टा टी नहीं है, इसी कारण से यहाँ लिखकर चला है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट हमेशा केल्विन ही होती है। इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो हम चल रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स एंड ऑसिलेशन, ग्रेविटेशन। अभी तभी ठीक है मयंक सिंह, मयंक बेटा अभी तभी ठीक है। राजकुमार ट्रिपलिंग फिजिक्स है। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 50% व्हेन सिंक टेम्परेचर इज, सिंक टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेंटीग्रेड, कीपिंग सिंक टेम्परेचर कांस्टेंट, how much source temperature should be increase or decrease, should be increase or decrease, should be increase or decrease so that efficiency becomes 60%। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बिकम 60%। सोचो क्वेश्चन कैसे होगा, आप सब दिमाग लगाइएगा, मुझे बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। किसी कार्नोट इंजन की दक्षता, किसी कार्नोट इंजन की दक्षता 50% है जब सिंक का ताप 127 डिग्री सेंटीग्रेड हो, सिंक का ताप नियत रखकर स्रोत का ताप, आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया, सिंक स्रोत का ताप कितना बढ़ाया या घटाया जाए, कितना बढ़ाया या बाकी सारे घटाया जाए, बाकी सबका सिलेबस हो गया यार, बाकी सबके सब्जेक्ट सबके सिलेबस हो गए, बढ़ाया जाए कि दक्षता 60% हो जाए, दक्षता कितनी हो जाए 60% हो जाए। तो हमें बताना है कि हमें कितना बढ़ाना है कितना घटाना चाहिए कि एफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाए 60% हो जाए। क्या लगता है इस क्वेश्चन को कैसे करके चलेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, सुनो मेरी बात, कितना बढ़ाएंगे कितना घटाएंगे ये तो पहले बाद में पता लगाओगे, पहले पता तो कर लो ऊपर स्रोत का ताप है कितना, तभी तो पता लगा पाओगे। तो पहले सोर्स टेम्परेचर देख तो लो कितना है। तो अगर मैं सोर्स टेम्परेचर की बात करूं पहली वाली केस में, तो पहले केस में कितना होगा, फर्स्ट केस में हमें पता है फॉर्मूला क्या था दक्षता का, ये था 1 माइनस T2 बाई T1, और पहले दक्षता कितनी दे रखी है, पहले दक्षता दी गई है मेरे भाई, पहले एफिशिएंसी दे रखी है 50%, 50% का मतलब होता है 50/100 बराबर में 1 माइनस T2 का मान, सिंक का टेम्परेचर 127, 127 और 273 कितना हुआ, 127 और 273 ठीक है जी 400 केल्विन, ठीक है जी। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो 400 अपॉन में क्या हुआ T1 हुआ, तो अगर मैंने कहा अभी T1 कितना था अगर मैं देखूं तो ये तो हो गया 1/2, ये तो हो गया 1/2, 1/2 में से 1 गया तो 1/2, तो ये हुआ 1/2 बराबर में कितना हुआ 400 अपॉन में क्या हुआ T1,
इसकी बात लेकर चलूं तो T1 कितना निकला है, 800 केल्विन निकला है। आप चेक जरूर करते जाना अगर मैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं तो आप ये देखोगे कि पहले सोर्स का टेम्परेचर, पहले सोर्स का ताप कितना था, 800 केल्विन था। ठीक है, ऑप्टिक्स चलाने वाले थे ना, हाँ ऑप्टिक्स चलेगा यार, अभी थर्मोडायनेमिक्स खत्म नहीं हुआ है। मैंने कहा था कि जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तो मैं इंट्रोडक्शन आज स्टार्ट कर दूंगा ऑप्टिक्स का। ठीक है, ज्योग्राफी का सिलेबस हो गया है, 5 PM पर क्लास चलती है, इसका टेम्परेचर, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैंने, आप नहीं थे तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यूट्यूब पे पढ़ा, पर दूसरे टीचर्स और उन टीचर का ये सब नहीं पढ़ाया। अब मैं क्या करूँ? नीरू रोहिला क्या बोल रही हो? आप नहीं थे तो मैंने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यूट्यूब से पढ़ा, बट दूसरे टीचर से, और उन टीचर ने ये सब नहीं पढ़ाया। अब मैं क्या करूँ? यार देखो यार, मैं तो आपको हमेशा ही कहता हूँ कि यार किसने क्या पढ़ाया, किसने क्या नहीं पढ़ाया, ये तो नहीं कह सकता यार। ठीक है, बट मेरे हिसाब से यार, ये अगर आप देखो यार, सबका काम यही है, आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट जितने भी ऑनलाइन चैनल्स होते हैं, और ऑनलाइन चैनल्स का काम होता है जितनी जल्दी जल्दी बैचेस लॉन्च किए जा सके उतनी जल्दी बैचेस लॉन्च करो, और जितना जल्दी हो सकता है सिलेबस खत्म करो। क्योंकि क्या होता है, टीचर्स को टारगेट मिलते हैं आर्ट्स के, कि इतने आर्ट्स के अंदर खत्म कराना है। और मैंने अभी, मैं आपको तो मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स भी पढ़ाता हूँ, मतलब पढ़ाता था, तो आप देखेंगे हर एक पे बहुत कम आर्ट्स देते हैं। उनको बोल देंगे, भैया बोल देंगे, किसी किसी चैनल पे तो, एक बहुत बड़ा चैनल है आपको तो पता ही होगा, आप बोल देते हैं कि 80 घंटे में खत्म करा दो, 50 घंटे में। अरे 50 घंटे में कैसे खत्म हो सकता है यार? एक चैप्टर खत्म कराने की बात लेकर चलो तो एक चैप्टर खत्म कराते कराते 12-13 लेक्चर लग जाते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 13वां लेक्चर ले रहा हूँ, 13th। आप समझो, आप कैसे करा दोगे यार? कोई कैसे करा देगा? मतलब या तो आप एनसीईआरटी पूरी छोड़ दो कि भैया एनसीईआरटी ऐसी तैसी कराए, एनसीईआरटी पूरी छोड़ दो। अब लोगों का पता नहीं क्या है, सिर्फ सिलेबस उद्देश्य। भाई अगर किसी का एग्जाम ही ना क्रैक ना हो तो ऐसे सिलेबस कराने का क्या उद्देश्य है? मैं तो कह रहा हूँ सिलेबस एक अच्छा सा करा दो कि सबके एग्जाम क्रैक हो जाए, और क्या चाहिए जिंदगी में यार, और क्या खुशी की बात है? बाकी जिसको जो करना है करे यार। ऑनलाइन में यही एक प्रॉब्लम है कि बैचेस लॉन्च तो होते हैं, लेकिन बैचेस फिर, भाई मेरे साथ तो मेरे फादर की ट्रेजिडी हो गई, मतलब ट्रेजिडी प्रॉब्लम हो गई मेरे फादर की, मेरे फादर नहीं रहे। अगर वो सिचुएशन नहीं आती, अगर मेरे पास एक मंथ और एक्स्ट्रा होता तो मैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको करा चुका होता। लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि आपका लॉस ना हो, इसलिए मैंने आपको इसलिए रिकॉर्डेड बैच आपको पहले ही दे दिया था कि भाई पढ़ लेना, है ना। मेरे को हो सकता है थोड़ा और डिले हो जाए, क्योंकि फादर रोज रोज तो नहीं आते हैं, इस कारण से मैंने बोला कि यार लास्ट समय में उनके पास रहना जरूरी है। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, एक बार देखते हैं। अब सेकंड केस की बात लेकर चलूँ, सेकंड केस क्या होगा, तो जो भी आपको नहीं पढ़ाया है आप मार्क कर लो इस वाले से और इसको पढ़ लो। ये वाला तो आपके पेपर में 100% आएगा, 100% आप मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना आज वाले का। सेकंड केस की बात लेकर चलूँ तो ईटा का फॉर्मूला क्या है, ईटा बराबर होता है 1 - T2/T1। अब हमें दक्षता कितनी करनी है, 60%। 60% मतलब 60/100, 1 - T2। T2 हमें टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, 400 ही रखना है। अब की बार T1 कितना निकला, देखिए जरा कितना बढ़ता है। इसकी बात लेकर चलूँ तो ये हो जाएगा मेरा 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 2 5 10, यानी 3/5। तो 1 - 3/5, 3/5 को हम लिख सकते हैं 400 अपॉन में T1। यहाँ से लिखना चाहूँ तो 2/5 बराबर में लिख सकते हैं 400 अपॉन T1। T1 की बात लेकर चलूँ तो 200, T1 निकल कर आएगा 1000 केल्विन। मुझे बताओ 1000 केल्विन निकला, बिल्कुल सही बात है, तो ये निकला 1000 केल्विन। तो कितना बढ़ाया है अगर मैं बात लेकर चलूँ तो कितना बढ़ा है अगर निकालना चाहते हो तो पहले था 800 केल्विन, अब है 1000 केल्विन। तो 1000 केल्विन में से 800 केल्विन माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 200 केल्विन। अगर आपको ये 200 केल्विन आंसर आया, इसका मतलब अब आप सफिशिएंट हो, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसकी आदत चेक करो बेटा, 200 केल्विन आना चाहिए, पहले 800 आया था, 1000 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो आंसर की बात लेकर चलूं तो ये हमारे कार्नोट इंजन के ऊपर क्वेश्चन है जो कुल मिला के बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। ठीक है, चलो लिखा। बढ़िया, हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम कार्नोट इंजन का कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आपसे जानना चाहूंगा इसका आंसर कितना निकलेगा। ये भी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। फॉर 100% एफिशिएंसी, फॉर 100% एफिशिएंसी, फॉर 100% एफिशिएंसी, 100% दक्षता के लिए, दक्षता के लिए, 100% दक्षता के लिए, ए ऑप्शन, T1 का मान 0 केल्विन होना चाहिए, T2 का मान 0 केल्विन होना चाहिए, T2 का मान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, या T1 का मान, T1 का मान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आपको बताना है कि इनमें से 100% एफिशिएंसी यानी 100% दक्षता आपको कितनी पता लगी, या 100 पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं हो सकती हीट इंजन की। तो ऐसा क्या है कि 100% दक्षता नहीं हो सकती है, क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, या फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं 100% एफिशिएंसी चाहते हो तो हम पर क्या होना चाहिए, ये हमसे बात पूछी गई है। टाटा यादव बेटा देखो, मैं रोज ये बात बोलता हूँ, थ्योरी इज अ डिफरेंट पार्ट एंड प्रैक्टिस इज अ डिफरेंट पार्ट। प्रैक्टिस हमेशा हमेशा आपके सिलेक्शन में 80% योगदान देती है। जरूरी नहीं है कि आप थ्योरी अगर पूरी पढ़ लेते हैं तो जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चंस भी कर सकें। रीजन ये है कि क्वेश्चंस करने का तरीका आप तब सीखते हैं जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं।
अपने पेपर में जब भी आप क्वेश्चंस की बात करें, अगर आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में तकलीफ होती है तो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करें, जिसमें डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट की जाती है, एफ बराबर एम ए है, ए दिया है, एम दिया है, एफ निकलवाया है, ऐसे वाले क्वेश्चंस करने की स्टार्टिंग करें और फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएं। अगर आप थोड़ा सा पहले से अच्छा जानते हैं तो आप डायरेक्टली अच्छे न्यूमेरिकल्स यानी जो आपकी डिफेंस की किताबें उनसे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। वरना अगर आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता है तो जो 11 9th और 10th की किताबें हुआ करती थी एनसीईआरटी वाली, या 11th और 12th की जो बेसिक्स बुक्स हुआ करती थी, उन किताबों से आप तैयारी को स्टार्ट करें बेसिक से। ठीक है, नीता का मान 1 लाने के लिए T2 का मान 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो सुधाकर इसकी बात लेकर चलो, इसीलिए तो अगर मैं इसके आंसर की बात लेकर चलूं कितना होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, ईटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस T2/T1 है। अब यार देखो, हम लोग के पास तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मतलब चीज़ें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए जा सके क्लास में, तो हम लोग मेन मेन जो चीज़ें होती है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम ओरिएंटेड रहकर उतने क्वेश्चन करा देते हैं। बट आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम 2-4 हज़ार क्वेश्चन करके चलो अपने पेपर के लिए। हमें पता ही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप एफिशिएंसी 100% चाहते हो, यानी ईटा बराबर 1 चाहते हो, 1 मतलब 100%, 1 into 100%, अगर ईटा 1 चाहते हो तो 1 कैसे निकलेगा, जब T2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 0 केल्विन निकलेगी। तो 0 केल्विन निकलेगी जब, तो और हम जानते हैं 0 केल्विन कभी आ तो सकता नहीं, तो किसी भी इंजन की 100% एफिशिएंसी, 100% दक्षता संभव ही नहीं है। आंसर की बात लेकर चले तो इसका आंसर नंबर होगा जब सिंक का तापमान यानी सिंक टेम्परेचर जब 0 केल्विन हो जाए, तब उस केस में हम क्या बोलते हैं, सिंक टेम्परेचर जब 0 केल्विन हो जाए, सिंक का ताप जब 0 केल्विन हो जाए, तब आप 100% दक्षता प्राप्त कर सकते हो। इस ब्रह्मांड में 0 केल्विन संभव नहीं है। इसी कारण से दक्षता कभी 100% नहीं हो सकती, एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। और इस तरीके से आप इस केस को भी समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी के साथ क्या है और क्या नहीं है। बोलो भैया जी, तो इसकी बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख कर सकते हैं। बताओ भैया जी, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। ठीक है जी, चलिए चलिए, तो सेकंड लॉ की बात लेकर चलो, उसको हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम कहते हैं, द्वितीय नियम कहते हैं। चलिए, इसको दो साइंटिस्ट ने दिया था। एक स्टेटमेंट बोला गया है क्लॉसियस स्टेटमेंट, यानी इसको बोलते हैं क्लॉसियस कथन स्टेटमेंट, क्लॉसियस कथन बोलते हैं इसको, कथन कहते हैं क्लॉसियस कथन। क्लॉसियस कथन क्या कहता है, हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर लोअर टेम्परेचर फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम, लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। तो हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर without using external engine, without using external engine। लॉसेस कथन क्या है, the lower temperature to high temperature without external, without external source, external engine, बिना बाहरी इंजन के ऊष्मा कम ताप से ज्यादा ताप नहीं ले जाई जा सकती, नहीं ले जाई जा सकती, जा सकती। कहने का मतलब क्या हुआ, मेरी बात को समझना। हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर यानी हीट जो होती है वो ऊष्मा हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाती है, उच्च ताप से निम्न ताप जाती है। गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाएंगे तो हीट कहां से कहां जाएगी, गर्म वाले से कहां जाएगी, ठंडे की ओर जाएगी। गर्म से कहां जाएगी, ठंडे। क्या कभी ठंडे से गर्म में जा सकती है क्या, अरे नहीं जा सकती भाई, ठंडे से गर्म में कैसे जा सकती है, कैसे जाएगी मुझे बताओ। तो भैया जी अगर आप चाहने, लेकिन आप कहते हो नहीं सर मैं तो चाहूंगा कि ठंडे से ज्यादा में चली जाए, तो ठंडे से ज्यादा में तब जा सकती है, ठंडे से ज्यादा में तब जा सकती है जब आप बाहर से कोई चीज का इस्तेमाल करो, बाहर से कोई इंजन का इस्तेमाल करो। जैसे उदाहरण के तौर पर, हेलो, चलिए ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा।
सॉरी सर, आई विल रिकॉर्ड इट बिकॉज द लाइट वेंट आउट इन बिटवीन। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम आज पहली बार लाइव क्लास देख रहे हैं। ठीक है देवेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार ठीक है। तो एक बात मेरी समझने की कोशिश करना, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा कैसे, आप कहें सर जी एग्जांपल देके बताओ। भाई फ्रिज देखा है, फ्रिज, फ्रिज का काम क्या होता है? सुनो, फ्रिज का काम होता है अंदर का टेम्परेचर कम है, अंदर का तापमान कम है, बाहर फ्रिज के ज्यादा है, लेकिन ये बाहर से अंदर नहीं लाता, ये अंदर से जो हीट कम है, कम ऊष्मा है अंदर, ठंडा पहले से ही है और ठंडा करता चला जाता है, यानी ठंडे से बाहर लेता है, ठंडे से बाहर फेंकता है, ठंडे से और कम करता जाता है, और कम टेम्परेचर करता जाता है, और कम तापमान करता जाता है। लेकिन उसके लिए आपको बाहर से कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है ना, बिना कंप्रेसर की सहायता से, एक्सटर्नल सोर्स की सहायता से तो काम कर नहीं सकते हो। तो क्लॉसियस ये बोलता है कि भाई ज्यादा से कम में तो अपने आप हीट जाती है, ऊष्मा जाती है, लेकिन अगर कम से ज्यादा में ले जाना चाहते हो, तो कम से ज्यादा में ले जाना चाहते हो तो क्या हुआ? चलिए सर, जैसे सर लाइब्रेरी में एसी लगी होती है, बिल्कुल सही बात है भैया, ये सब काम ऐसे ही करते हैं। ये क्या करते हैं, कम टेम्परेचर से हीट को कहाँ फेंकते हैं, ज्यादा टेम्परेचर की तरफ फेंकते हैं, यानी कम से कहाँ फेंकते हैं, ज्यादा की तरफ फेंकते हैं। तो एक सिंपल से वर्ड में आप ये समझ सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये कहकर चलते हैं। तो ये क्लॉसियस स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी, नहीं करो। दूसरा क्या है, दूसरे की बात लेकर चलो, तो दूसरा है प्लैंक या कैल्विन बोलते हैं इसको, बोलते हैं कैल्विन स्टेटमेंट या फिर प्लैंक स्टेटमेंट बोल सकते हैं। कैल्विन प्लैंक एक्चुअली में इसका नाम कैल्विन स्टेटमेंट, यानी कैल्विन कथन। कैल्विन कथन, कैल्विन क्या बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसा इंजन हो ही नहीं सकता जो 100% एफिशिएंसी दे दे। भाई ऐसा आप कर ही नहीं सकते कि 100% दक्षता आपको मिले, इस ब्रह्मांड में ऐसा इंजन ही नहीं बना। नो इंजन in this universe, in this universe, in this universe can change, can change heat to, heat to work completely, completely। कहने का मतलब ये हुआ, इस ब्रह्मांड में कोई भी इंजन, कोई भी इंजन 100% दक्षता नहीं दे सकता। तो इस नहीं दे सकता, तो कोई भी इंजन 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता है, ऐसा इंजन इस ब्रह्मांड में बना ही नहीं है। और ये दो स्टेटमेंट बोले जाते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो आप ये समझेगा कि इस दुनिया में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी चीज क्या हो 100% एफिशिएंसी दे पाए। क्या बात आपको समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, चलिए एक नोट डाल के एक छोटा सा पॉइंट लिखना है, कारनॉट। ठीक है जी, कारनॉट सपोज्ड अ इंजन, इंजन इफ आइडल गैस। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि बताओ कारनॉट ने अपने इंजन में, कारनॉट ने अपने इंजन में किस तरह की मतलब किस तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि 100% दक्षता कैसे पा सकते हैं कारनॉट के इंजन। कारनॉट सपोज द इंजन इफ आइडल गैस, इफ आइडल गैस इज यूज्ड एज वर्किंग substance, if ideal gas is used as working substance, used as working substance, working substance, if ideal gas is used as working substance, working substance, it can give 100% efficiency, efficiency, but practically it is also not possible, practically it is also not possible। उन्होंने सोचा तो, लेकिन जब इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो ऐसा इंजन बना ही नहीं जो 100% एफिशिएंसी दी जाए। यानी कारनॉट ने ऐसे इंजन की परिकल्पना की, कल्पना की कि आदर्श गैस को कार्यकारी पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाए तो यह 100% दक्षता देगा। तो ये 100% क्या देगा? दक्षता देगा। परंतु वास्तविकता में यह भी संभव नहीं है। तो ये भी संभव नहीं है। तो कारनॉट के हिसाब से ये भी क्या है? वास्तविकता में संभव नहीं है। और इस तरीके से कारनॉट ने इस इंजन की परिकल्पना की। तो हम अगर बात लेकर चलें तो उन्होंने इस चीज को बोला कि भाई कारनॉट के हिसाब से ये था। कारनॉट ने ऐसा सोचा तो कि अगर आदर्श गैस को, आइडियल गैस को यूज करें तो बन जाएगा 100% एफिशिएंसी, लेकिन एक्चुअली में समझ में नहीं आया। और क्या क्या पार्ट्स थे इस इंजन की बात लेकर चलूं तो पहला पार्ट जो था वो इन्होंने यूज किया सिलेंडर एंड पिस्टन,
सिलेंडर एंड पिस्टन, सेकंड हीट इंसुलेटिंग स्टैंड, स्टैंड वगैरह वगैरह। तो इन्होंने ये सब चीजें पढ़ने की कोशिश की और इस तरीके से इन्होंने कार्नोट इंजन भी बनाया। इस पर भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाया करता है। अगले की बात करते हैं एंड नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर। आइए रेफ्रिजरेटर यानी प्रशीतक को और पढ़ते हैं कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। आपके सिलेबस का ये भी पार्ट है, रेफ्रिजरेटर। प्रशीतक, चलिए भाई जी बताइए, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेफ्रिजरेटर यानी प्रशीतक। तो रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? पहला पॉइंट, इट वर्क्स एग्जैक्टली अपोजिट टू, एग्जैक्टली अपोजिट टू हीट इंजन। हीट इंजन यह ऊष्मा इंजन के विपरीत कार्य करता है, कार्य करता है। तो कैसे कार्य करता है? विपरीत कार्य करता है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट करता है। क्या करता है? एग्जैक्टली अपोजिट काम करके चलता है। तो इसकी बात लेकर चलूं तो हीट इंजन के बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है, यानी ऊष्मा इंजन के विपरीत कार्य करता है। क्यों कार्य करता है? क्योंकि ऊष्मा इंजन सोर्स से हीट कहां पहुंचा रहा था? सिंक में। लेकिन ये क्या करता है, जहां पहले से ही कम है, सिंक से हीट लेके कहां फेंक रहा है? सोर्स में, ज्यादा की तरफ। तो ये उल्टा काम कर रहा है। कार्नोट, वो जो हीट इंजन था, ऊष्मा इंजन था, वो स्रोत से ऊष्मा लेकर सिंक पे फेंक रहा था, सोर्स से लेकर सिंक पे फेंक रहा था। लेकिन ये सिंक से लेकर सोर्स पे फेंक रहा है, ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये कम तापमान वाले से ऊष्मा और लेता है और ज्यादा की तरफ फेंकता है। ये बिल्कुल उल्टा कार्य करता है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट काम करके चलता है उस वाले इंजन के। तो रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर के केस में अब की बार सिंक से हीट जाएगी और कहां जाएगी? सोर्स में जाएगी। और अब की बार पहले आपको वर्क मिल रहा था, अब आप कार्य करोगे, यानी अब आप वर्क करोगे, सीधी सी बात है, वर्क अप करोगे। और वर्क कौन करेगा रेफ्रिजरेटर में? कंप्रेसर, जो आपके कंप्रेसर लगता है करता है फ्रिज में, वही वाली चीज। इसका तापमान सिंक का कितना होता था? Q2 एंड T2। सोर्स का क्या होता था? Q1 एंड T1। सिंबल वगैरह सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब हम क्या बात लेकर चले, तो हमने कहा ठीक है जी, चलिए सेकंड पॉइंट, जैसे उसमें हम एफिशिएंसी निकालते हैं हीट इंजन में कि भैया कितनी दक्षता है 1 माइनस टी टू बाई टी वन या 1 माइनस टी टू बाई Q1, ऐसे ही यहां पे जो टर्म निकालते हैं इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निष्पादन गुणांक। इसको क्या बोलते हैं? निष्पादन गुणांक कहकर चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी COP, या फिर इसको बीटा से लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर ये, इन दोनों से लिखकर चलते हैं। तो इसको हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं या फिर इसको निष्पादन गुणांक कहते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो कितना होगा अगर मैं निकालना चाहता हूं, तो बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q2 बाई डब्ल्यू। और Q2 बाई डब्ल्यू को लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं Q2 अपॉन में डब्ल्यू कितना था पिछले वाले में? Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। ठीक है जी, ठीक है जी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा बराबर लिख सकते हैं। अगर मैं Q को T से लिख दूं तो T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने का, वो फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से बच्चों लिखा जाता है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने के लिए इसका मतलब ये है, T2 हमेशा सिंक होगा, T1 हमेशा सोर्स होगा। इतना इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। इसकी बात लेकर चलूं तो T2 क्या है? सिंक टेम्परेचर, यानी सिंक का ताप। और T1 क्या है? सोर्स टेम्परेचर, यानी स्रोत का ताप। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी निष्पादन गुणांक कहते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है और न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे बनता है। चलो न्यूमेरिकल की भी बात करते हैं और थ्योरी की भी बात करते हैं कि क्या क्या चीजें बनती हैं, क्या क्या चीजें नहीं बनती हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ रेफ्रिजरेटर लेफ्ट ओपन व्हाट विल हैपन। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन विथ रूम टेम्परेचर। क्या रूम टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या रूम टेम्परेचर कम होगा? रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बंद कमरे में अगर फ्रिज खुला छोड़ दिया जाए तो क्या हुआ शिवांगी? दोनों जगह T2 लिख दिया। अच्छा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये दो जगह T2 तो नहीं लिख दिया है। T2 पॉइंट T1 माइनस T2 कहाँ लिखा यार? सही तो लिखा यार। अच्छा यहाँ पर, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सही है, ये वाला गड़बड़ है। ठीक है, रूम टेम्परेचर, यदि फ्रिज बंद कमरे में खुला छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए,
तो कमरे के ताप पर क्या फर्क पड़ेगा? तो कमरे के ताप पर क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो हमें बताना है कि कमरे के ताप पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मिल जाएगा रोहित यादव। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सब लोगों को पता है। इसके आंसर की बात लेकर चलो कितना होगा, तो मेरे भाई समझो इसका आंसर होगा टेम्परेचर इंक्रीजेस, तापमान बढ़ जाएगा कमरे। ऐसा मत सोचना कि भाई गर्मी लग रही है फ्रिज खोल कर सो जाए, अरे ऐसा मत कर देना, कमरे का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा मेरे भाई। हाँ, आपको लग रहा नहीं भैया हम तो फ्रिज खोल के लेटेंगे, वहीं फ्रिज के बगल में चादर बिछाई और लेट गए, ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर ऑफ रूम इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। आवाज कम करो और कम करो, बस। कमरे का ताप बढ़ जाएगा तो कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि फ्रिज भाई अनपढ़ है, फ्रिज अनपढ़ है, अनपढ़ है। वो बस जानता है, जानता है कि हीट को सिंक से सोर्स में ले जाना है, जाना है। सिंक मतलब कम तापमान, कम टेम्परेचर, और सोर्स मतलब ज्यादा टेम्परेचर। कमरा फ्रिज खुला होने पर, खुला होने पर वह कमरे को सोर्स मान लेगा। तो एक्चुअली में क्या होगा, इसको बस ये समझ में आता है कि भाई साहब ज्यादा टेम्परेचर वाला क्या है? सोर्स है। तो जब आप फ्रिज खुला छोड़ दोगे तो फ्रिज और वो तो एक बराबर हो जाएगा, तो ये पीछे कंप्रेसर से हीट लेगा और कहां फेंक देगा? कमरे में फेंक देगा। ले भैया सोर्स हीट, ले सिंक, ले हो ले, तो वो अंदर से हीट आपकी बार बाहर फेंकने लग जाएगा और कमरा क्या हो जाएगा? गर्म होना स्टार्ट कर देगा। इसी कारण से कमरा गर्म होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है रोहित यादव, ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो रेफ्रिजरेटर पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर पंखे कमरे के बात लेकर चलूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर कमरे में पंखा चालू छोड़ दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर पंखा बंद कमरे में अगर पंखा चालू छोड़ दोगे ना तो भी गर्म हो जाएगा। भाई पंखा हो या फ्रिज हो, दोनों खुला छोड़ने पर कमरा क्या होता है? गर्म होता है। इस बात को सिंपल से, हाँ अगर कमरा खुला होता तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कमरा बंद है और फिर पंखा चला के छोड़ दिया तो पंखे से कमरा गर्म हो जाएगा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक छोटी सी बात और याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बन जाए। बंद कमरे में पंखा चालू छोड़ देने पर कमरा गर्म होता चला जाएगा, चला जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखें। इस पर भी छोटे मोटे क्वेश्चन बोलते हैं। फ्रिज को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रशीतक बोलते हैं बेटा, प्रशीतक। फ्रिज को बोल दूं आपको, आप फ्रिज मतलब प्रशीतक। चलिए नेक्स्ट। ठीक है जी भैया, ठीक है जी। एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, ठीक है जी। एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। चलिए, क्वेश्चन है, अ रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन बिटवीन 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 227 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हिंदी में बात लेकर चलूं तो यदि प्रशीतक, यदि प्रशीतक 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 227 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो निष्पादन गुणांक बताइए, गुणांक बताइए। तो निष्पादन गुणांक बताइए, तो निष्पादन गुणांक बताइए। तो एसी चालू छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो ठंडक होगी। नसीम एसी पढ़ा लिखा है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है ना, एसी जो होता है ना, एसी की जो हीट वाली यूनिट होती है ना, वो कमरे के बाहर होती है। और फ्रिज क्या रखते हैं? फ्रिज तो हम कमरे के अंदर रखते हैं, फ्रिज का तो दूसरा पार्ट बाहर होता नहीं है। तो फ्रिज क्या करता है? एक्चुअली में गर्म करता है। अगर आप फ्रिज को भी ना ऐसे रख दोगे ना कि उसका बाहर वाला जो गर्मी वाला पार्ट है वो कमरे से बाहर निकाल दो, तो वो भी ठंडक देने लग जाएगा। हाँ जी, हर्षित सिंह रावत सर, एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े टीचर से पढ़ा हूँ, बट सच में आप जैसे टीचर्स बहुत कम देखे हैं। धन्यवाद भाई, थैंक यू तारीफ के लिए। बहुत दिनों बाद मैंने तारीफ सुनी है अपनी, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है अभी कुमार। चलिए, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं, कितना होगा कितना नहीं होगा। तो अगर मैं सीओपी निकालूं तो सीओपी का फॉर्मूला क्या होगा? सीओपी का फॉर्मूला होगा T2 अपॉन T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T2 अपॉन T1 माइनस T2, है ना जी।
तो बस आपको यूज करना है और अपना आंसर निकालना है, ठीक है। तो सुबह क्लास कैसे बंद कर दी थी सर, प्लीज रिप्लाई। सुबह क्लास कैसे बंद कर दी थी यार, बताया तो था अभी गौरव। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। T2 की बात लेकर चलो, तो T2 कितना है, T2 मतलब कम वाला मतलब 27 प्लस 273, 273 यानी 300, तो ऊपर हो गया 300, नीचे कितना होगा, ज्यादा मतलब 227, 227 मतलब 273 प्लस करेंगे तो 300 और 500, तो ये हुआ 500। ठीक है जी। तो कितना निकल कर आया, 3/5, 3/5 की बात लेकर चलो तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, 0.536 यानी 0.6 निकलेगा। मेरा तो 0.6 निकल रहा है मेरे भाई। अरे 0.6 कैसे निकला, मैं ही अनपढ़ हूँ भाई। मैंने एक चीज तो छोड़ी दी। T2 की बात लेकर चलूं तो ये कितना होगा, 300 अपन में T1 माइनस T2 तो करना भूल ही गया भाई। 500 माइनस में कितना होगा, 300। आंसर की बात लेकर चलूं तो कितना होगा, 300 अपन में कितना होगा, 200। इसकी बात लेकर चलूं तो ये कितना निकलेगा, 1.5। चेक करो, 1.5 निकला है। बोलो भाई। सर सुबह एनडीए जून ने बहुत परेशान किया था, उसने वीडियो भी डाल दिया यूट्यूब पर। ठीक है गौरव, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप जेई मेंस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हो? हाँ जी, चलती है मेरी क्लासेस। सर मॉर्निंग में क्लास ऑफ क्यों कर दी थी, तबीयत खराब हो गई थी यार अचानक से, वॉमिटिंग वगैरह आ गई थी तो मैं भाग के चला गया था, और फिर वॉमिटिंग वगैरह आने के बाद में फिर इतनी हालत नहीं थी तो फिर मैं डॉक्टर पे चला गया। चलो ठीक है, इसलिए आपसे बात भी नहीं कर पाया था जैसी क्लास हुई। तो अ, लिखा आप लोगों ने 1.5, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात लेकर चलो तो रेफ्रिजरेटर को हम ऐसे लिखकर चल सकते हैं, ये हमारा लिखने का क्या है, तरीका है। बात ठीक है, क्या आपको बात समझ आ रही है? बोलो भैया जी, किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछकर चल सकते हैं, आप मुझे पूछकर चल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, वैसे तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। कुछ छोटी मोटी बातें बतानी है, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। और बाकी तो हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, थर्मोडायनामिक्स भी कंप्लीट हो गया, हीट भी कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा पार्ट बनता है बीच में, इसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी गैसों के अणुगतिक सिद्धांत। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसको हम ये चैप्टर बोलते हैं, इसका भी हम आधा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जो स्वतंत्रता कोटि था, गामा निकालना था, CP/CV निकालना था, वो हम पहले ही कर चुके हैं। तो मैं आधा आपको पहले करा चुका हूँ। अब हम थोड़ा सा पार्ट और रह गया कि आइडियल गैस क्या होती है ना, लॉस कौन से होते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। वैसे इनसे बात लेकर चलते एग्जामिनेशन में कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और मुझे लगता भी नहीं कि आपके इस साल के एग्जामिनेशन में भी कोई क्वेश्चन आएंगे, लेकिन छोटी मोटी बातें हैं जिनको हम लिखकर चल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, क्या करूँ कि ये 3 नंबर 10 नंबर में बन जाए? सर एयरफोर्स फिजिक्स में 3 नंबर ही आए थे आज बस। अच्छा ठीक है। मैं 10 दिन में 20 दिन में तैयार करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई फिजिक्स हम तो पहले आराम आराम चल रहे हैं, टीचर को मजाक में ले रहे हैं, क्लासेस को मजाक में ले रहे हैं, नोट्स बनाना नहीं चाह रहे हैं, बोलते पढ़ लेंगे लास्ट में। भाई मैं आपको बताऊं, बाकी सब्जेक्ट आप कर भी लोगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट में तो आपका खुद का इंटरेस्ट है। भाई मैथ्स में तो आपका इंटरेस्ट है, मैथ्स तो आप कर भी लोगे, मैथ्स आप पढ़ भी लेते हो सीरियस होकर। फिजिक्स में सब धोखा खा जाते हैं, और इसलिए फिजिक्स में लोग डूब जाते हैं। भाई फिजिक्स को ये समझ लो, फिजिक्स ही सिलेक्शन कराने का वो है। फिजिक्स में लोग सरप्लस हो जाते हैं, दूसरे लोगों से आगे निकल जाते हैं। फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है और आप कंपनसेट नहीं कर सकते। कोई अच्छा पढ़ता है फिजिक्स में, ज्यादा नंबर ले आया, तो भाई आप 100 नंबर दूसरे कहाँ लाओगे? क्या मैथमेटिक्स में 100 नंबर ज्यादा ले आओगे क्या दूसरे से? अरे भैया सबकी मैथ्स अच्छी है, बुरा मत मानना मेरी बात को, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ। भाई यूपी बिहार के लौंडे ना भाई, ऐसी तैसी कर देते हैं मैथ्स में। 100 में से 99 98 नंबर होते हैं उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में। आप क्या समझ रहे हो यार? ले लेंगे, और भैया मजाक में ले लेते हो तो भैया दूसरा बंदा जो फिजिक्स में आपसे ज्यादा अच्छा पढ़ता है, मैथ्स में तो आपके हो सकता है मैथ्स में थोड़ा बहुत खराब हो, कितने 10 नंबर कम ले आएगा आपसे। भाई वो जब फिजिक्स में अच्छा होगा, मैथ्स में भी अच्छा होगा, और वो फिजिक्स में आपसे ज्यादा नंबर ले आएगा, और इसी कारण से उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ भैया जी, सीन सब सिंपल सा सब्जेक्ट समझो, फिजिक्स पे दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि 11th 12th 9th 8th 7th 6th 5 जिससे भी आप पढ़ना स्टार्ट किए हैं साइंस को ना, आप ये मान के चलो कि ये समझ लो कि सभी सब्जेक्ट्स में साइंस में लोगों को हमेशा से डिफिकल्टी रही है, और इसी कारण से लोगों को दिक्कत हुई है। हाँ गौरव कुमार सर, मेरे भी 100 हैं एंड 95% है। हाँ गौरव कुमार, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ भाई, बिहार यूपी के लौंडे ना ऐसे तैसे कर देते हैं मैथ्स सब्जेक्ट में, तो मैथ्स में सबका इंटरेस्ट है यार, और फिजिक्स में सब डाउन है। रीजन ये इतना ही सही है यार, फिजिक्स बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है भाई, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक पढ़ो, बहुत ज्यादा फोकस करो, मजाक में मत लो किसी टीचर को। फिजिक्स कोई भी पढ़ा रहा हो आप लोग को, फिजिक्स में बहुत फोकस्ड रहो, और एनडीए में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं यार। 100 नंबर बहुत बड़े नंबर होते हैं यार। आप समझो कि 100 नंबर आप जिनको छोड़कर जा रहे हो, बाकी लोग 100 में से यार अगर मान लो 80 नंबर भी लेकर आ रहे हैं, तो आपसे 80 नंबर ज्यादा, 80 कहाँ बढ़ा लोगे अपने नंबर? मुझे बताओ, उस बगल वाले से कहाँ बढ़ा दोगे आप 80 नंबर? छोड़ के जा रहे हो, कहाँ बढ़ा दोगे आप 80 नंबर? बताओ कौन सा ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप ऐसी तैसी कर दोगे? भाई कोई नहीं ऐसे भाई, जीएस के सब्जेक्ट में वैसे भी सब चीजें नहीं बन पाती हैं, एक साइंस ही तो है जो स्कोरिंग होता है। क्या पढ़ लोगे? क्या हिस्ट्री पढ़ लोगे? हिस्ट्री पूरी पढ़ डालोगे, ऐसी तैसी कर डालोगे हिस्ट्री में? अरे नहीं होती यार, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट्स में लोग एवरेज मार्क्स ही लेकर आ पाते हैं, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है। पर स्कूल टाइम पर फिक्स था और रट लेते थे, हाँ वही वही बोल रहा हूँ, वहाँ पे तो रट रटा के हो गया। अब यहाँ नहीं हो पता ना, तो यहाँ पर हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, जैसे पहला चीज होती है आइडियल गैस। आदर्श गैस क्या होता है? आदर्श गैस, आदर्श बट डेफिनेशन डेफिनेशन लिखनी है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ठीक है। आदर्श गैस, द मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। तो आइडियल गैस हम उसको मानते हैं जिसके मॉलिक्यूल, जिसके अणु लगभग सारे के सारे एक जैसे होते हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसे, और बहुत छोटे होते हैं। ऐसी चीज की बात बताएं। क्या बोल रहे हैं गौरव सर? कृष्णा भाई बहुत बातें बताते हैं आपके बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कृष्णा, वो डिफेंस में ही है ना कृष्णा? अच्छा हाँ, डिफेंस में तो है वो बच्चा।
मैंने भी एक बार, बच्चों ने एक बार शेयर किया था वीडियो, मैंने उसका चैनल बहुत दिनों से मतलब देखा तो नहीं, बट हाँ, डिफेंस पे ही है वो, डिफेंस पे फिर वीडियो भी बनाता है ना, जॉब पर भी है और वीडियो भी बनाता है। बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत अच्छा पढ़ता था यार वो। तो मैं एक अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करता था, तो पढ़ता था, बहुत अच्छा पढ़ता था, पहली बार में सिलेक्ट हो गया था। हम्म, हाँ गौरव। अ, अणु एक ही आकार और आकृति के होते हैं, आकृति के होते हैं। चलिए आकृति और, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गौरव, जानता हूँ। यार देखो, फेल तो कभी कोई नहीं होता यार, अगर आप मेरे से एक बार पढ़ लेते हो तो फेल कोई नहीं होता। मैं आपको बता दूं, मेरे से अगर 100 बच्चे भी पढ़ते हैं तो यार 100 के 100 का कट ऑफ जरूर क्लियर होता है। मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ, सब बहुत आसानी से 22-23 से ऊपर नंबर ही लेकर आते हैं, 22-23 से कम कोई नहीं लेके आता। अगर आप सीरियस होकर मेरा पूरा बैच पढ़ लेते हो तो मैं इतना डिटेल में और इतने ज़्यादा चीज़ें करा देता हूँ कि यार क्वेश्चन बाहर जाता ही नहीं है। आइडियल गैस, द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल शेप एंड साइज। सेकंड पॉइंट की बात लेकर चलते हैं, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल कंपेयर टू गैस, कंपेयर टू गैस। अणु का आयतन, अणु का आयतन गैस की तुलना में नगण्य होता है, नगण्य होता है। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देयर इज नो अट्रैक्शन, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, गैस के अणुओं के बीच, गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण नहीं होता, कोई आकर्षण नहीं होता है। तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई आकर्षण नहीं होता है, कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। फिजिक्स थोड़ा वीक है, क्या करूं। नसीम अंसारी, बेटा आप तो प्रैक्टिस का टाइम है, एग्जाम बहुत नजदीक है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करें, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस ना रहें। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएं, उनके बीच में जो टॉपिक्स आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस रहें, वही चीज़ आप करके चले। ठीक है गौरव कुमार, मैं पीडीएफ दे दूंगा आज। मैंने दी नहीं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हुए थे इस कारण से। ठीक है सर, आपने अपने चैनल पे भी कनेक्ट, तो देखो कितना सपोर्ट करते हैं आपको। ठीक है गौरव, धन्यवाद। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये जो एनडीए का एग्जामिनेशन निपट जाएगा, फिर हम आएंगे फिर एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, जो कोस्ट गार्ड के लिए, तब की बात है। चलो ठीक है, आप नोट डाउन करना, मैं 1 मिनट में आया, ठीक है। ठीक है जी, चलिए। यार मैं पेन कर दिया, हाँ। सर आप जैसे टीचर नहीं दिखे, आप इतना डाउन टू अर्थ हो कि दिल दिल धन्यवाद भी, थैंक यू यार। ठीक है सर, आज के क्वेश्चन की कंप्लीट पीडीएफ, ठीक है जी, मैं दे दूंगा। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो यहाँ मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है, ऐसी गैस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस कहकर चलते हैं। तो लॉज क्या क्या होते हैं, लॉज रिलेटेड टू आइडियल गैस, आइडियल गैस। तो आदर्श गैस से संबंधित नियम, तो कौन कौन से नियम होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूँ तो कौन कौन से नियम है। पहला नियम आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ को हम कहते हैं बॉयल का नियम, बॉयल का नियम। और बॉयल के नियम की बात लेकर चलूं तो बॉयल का नियम कहता है कि पी जो होता है वो वी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। यानी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। तो प्रेशर वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको P1/P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1 कह सकते हैं। और ये कब होता है, जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट होती है, जब तापमान नियत होता है। ये क्वेश्चन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ कहते हैं। चलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। अगला लॉ है, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। अगले लॉ की बात लेकर चलूं तो इसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। इसको बोलते हैं चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। और चार्ल्स के नियम की बात करूं तो चार्ल्स नियम बोलता है कि जो v होता है वो t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। v t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v1/v2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं t1/t2, v1/v2 इक्वल्स टू t1/t2।
चलिए जी, तो इसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं और चार्ल्स लॉ की बात लेकर चलूँ तो चार्ल्स लॉ को हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T से बता सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, चार्ल्स लॉ की बात लेकर चलें तो इतनी सी बात है। और ये कब होता है? जब प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। दाब क्या होता है? नियत होता है। एक और लॉ होता है, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेशर लॉ। बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस लिखते चलना है प्रेशर लॉ, क्योंकि सिलेबस में डाला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। दाब का नियम। और दाब का नियम की बात करें कि दाब का नियम क्या कहता है, तो दाब का नियम होता है P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, जिसको हम लिख सकते हैं P1/P2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं T1/T2। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये होगा। और ये कब होता है? जब वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये भी आपने पहले एक बार पढ़ा था। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लॉ की बात लेकर चलते हैं, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। लॉ साइंटिस्ट के नाम पर है एवोगैड्रो नियम। ये क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टू गैसेस आर सेम फॉर सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम दो गैसों के अणुओं की संख्या बराबर होगी यदि ताप, दाब और आयतन बराबर हो। तो आयतन बराबर हो तो भी क्या होगी? ये दोनों चीजें क्या होंगी? एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि दोनों की चीजें क्या होगी? बराबर होगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लॉ, अगले लॉ की बात लेकर चलें तो अगला लॉ होता है ग्राम्स लॉ फॉर ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम का विसरण नियम। नियम द रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी। यानी विसरण की दर विसरण की दर मॉलिक्यूलर मास द्रव्यमान या घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होगी। चैप्टर होता है कंप्लीट। और इस तरीके से हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करते हैं कंप्लीट। ऑप्टिक्स हम स्टार्ट करेंगे अपने कल।